नमस्ते फ्रेंड्स। जैसे कि हम विज़न आईएएस मई 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम इन्वायरमेंट सेक्शन के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। आज हम क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ेंगे एंड देन हम प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा पहला, वह है क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखा जाए तो जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है और जो ट्रांजिशन है लो कार्बन इकनॉमी के रूप में, वह एडुकेट क्लाइमेट फाइनेंस मांगती है। और जो क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वह की रोल प्ले कर सकते हैं। वह क्लाइमेट फाइनेंसेस को स्केल अप कर सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी क्या होती है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार पीपीपी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये प्राइवेट पार्टी और जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके बीच होता है और ये पब्लिक एसेट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट पार्टी इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा करती है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी है, ये करेक्टरिस्टिक है इसके। सो हम देखते हैं इसमें फॉर्मलाइज्ड पार्टनरशिप होता है, रिस्पेक्टिव रोल अदा करते हैं पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स, और रिस्क शेयरिंग होता है पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स के बीच में, और ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं जो भी इफ़ेक्टिवनेस है पब्लिक सर्विसेज की। ये रिस्क को एलोकेट करते हैं पार्टीज़ को, जो उन्हें इस रिस्क को एड्रेस करने में मदद करती है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी देते हैं प्राइवेट पार्टीज़ को। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन के अंतर्गत होता है और रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट होते हैं इसमें। अब हम देखते हैं हमें इस तरह के जो क्लाइमेट स्मार्ट पीपीपी की ज़रूरत क्यों आ रही है। सो ये कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनके पास ग्रेट पोटेंशियल है। वह बर्डन को रिड्यूस कर सकती है, लोकल फाइनेंसेस के ऊपर एक नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकती है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसको एड्रेस कर सकती है और ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। जो मैक्सिमम एस्टिमेटेड अवेलेबल फंडिंग होती है फ्यूचर की, वह UNFCCC के अंतर्गत होती है, और जो अदर फंड होते हैं वह $100 बिलियन पर ईयर के रूप में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट से, जो कि 275 बिलियन पर ईयर ज़रूरत पड़ती है। ये मिटिगेशन के लिए हेल्प करेंगे और एडेप्टेशन फंड के लिए हेल्प करेंगे। सो जो हमारी अब की कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, वह 275 बिलियन की मांग करती है, बट अभी तक हमें सिर्फ 100 बिलियन पर ईयर ही अवेलेबल होते हैं। दैन हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है। जो प्राइवेट सेक्टर है वह नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ सकते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ को भी ला सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज टारगेट को मीट करने के लिए हमारी मदद कर सकती है। देन इंक्लूसिव अप्रोच भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जो पीपीपी है वह हमें इंक्लूसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वह लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी भी ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और वह अपने हाथ में ऑनरशिप ले सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंसेस को करने के लिए, और वह प्राइवेट हैंड्स के अंतर्गत आ सकती है। देन एनहेंस्ड कर सकते हैं ये जो वैल्यू है मनी की, वह डिफरेंट जो रिस्क होते हैं उसको एलोकेट करते हैं पार्टीज़ को, वह उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं, और जो वह रिड्यूस भी कर सकती हैं जो कॉस्ट होती हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। सो ये सब मदद हमारी प्राइवेट पार्टीज़ कर सकती हैं। इसमें इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है, सर्विस डिलीवरी भी हो सकती है, बिकॉज जो स्पेसिफिक और कॉम्प्लीमेंट्री करेक्टरिस्टिक हैं वह बेनिफिट हो सकते हैं इससे। देन इंक्रीज्ड फाइनेंशियल लेवरेज, ये हमने पढ़ ही लिया है, बिकॉज बहुत सारी जो पॉलिसी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वह डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस पीपीपी में। सो देन हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्लाइमेट स्मार्ट पीपी मैकेनिज़्म की, जो हम देखते हैं। जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले P4G है। P4G है जो स्टैंड करता है पार्टनरिंग फॉर द ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल 2030। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड करता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होता है, और ये एम करता है
डिलीवर करने के लिए यूएन सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे SDG, तो याद ही होगा 17 गोल है जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं। और जो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, उसमें जो हमारे गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए हमारी ये हेल्प करता है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्बन फंड है, ये PPP फंड है जो ओवरकम करता है ट्रेडिशनल लिमिटेशन ऑफ कार्बन मार्केट। ये सपोर्ट करता है फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंड द पुअर प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए उसको हेल्प करता है। देन इंडिया में जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का, NAPCC बोलते हैं जिसको, ये भी इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है। और ये इंक्लूजन करता है जो सिविल सोसाइटी होती है, PPP होती है प्रोसेस में। देन हम चैलेंजेस देख लेते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट स्मार्ट PPP। देन सबसे पहले हैं पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं। अनसपोर्टेटिव इन्वायरमेंटल पॉलिसी है जो कि डिस्टॉर्ट करती है रिलेटिव प्राइसिंग, जो क्लीन और जो प्लॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट है उसको कंपेयर करके देखते हैं अगर हम, और हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। वह इंट्रोड्यूस करते हैं जो रेगुलेटरी रिस्क होती हैं अनसर्टेनिटी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। देन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अनसर्टेनिटी इवेंट, जो इन प्रिंसिपल है जो डिटर्मिनिस्टिक फ्यूचर्स हैं PPP के कॉन्ट्रैक्ट के, वे नॉट कंड्यूसिव है जो मैनेज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी इवेंट। SPP जो कॉन्ट्रैक्ट है वह लैक्स करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच कि वह डील कर सके रिस्क को। उनके पास हाई अनसर्टेनिटी होती है, हाई अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, जैसे कि क्लाइमेट रिस्क। देन रिलीफ एंड कंपनसेशन के बारे में देखा जाए, उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो कि क्लाइमेट रिस्क से एसोसिएटेड है और जो एक्सपोज करती है PPP को कि वह क्वालिफाई नहीं है सर्टेन इवेंट के लिए, जैसे कि स्टॉर्म, हेल डैमेज, और उसको रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए भी वह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस, बिकॉज जो लैक ऑफ एक्सेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कमर्शियल इंश्योरेंस मार्केट में, वो एक्सपोज करते हैं PPP एसेट को क्लाइमेट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क से। और फिर लिमिटेड एक्सेस है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है ऑफ इंश्योरेंस, वह इंक्रीज़ करता है रिस्क PPP प्रोजेक्ट में, और वह डिसोडेस करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए PPP में। देन हम प्रोक्योरमेंट वाइज देख लेते हैं। इनोवेटिव रेजिलियंस मेजर जो कि प्रपोज किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि वह मैनेज करें क्लाइमेट रिस्क को, वह एडिशनल कंपनसेशन की मांग करते हैं। एंड देन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी है, बिकॉज अनडिफाइंड एंड अनएलोकेटेड रिस्क हैं जैसे कि क्लाइमेट रिस्क, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जैसे कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मॉरल हैज़ार्ड रिलेटेड टू PPP एक मेजर कंसर्न हो सकते हैं। देन हम इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें और किस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि वह क्रिएट कर सके क्लाइमेट स्मार्ट PPP, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है प्राइवेट इंटरेस्ट को। PPP जो फ्रेमवर्क है वह लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, एंड वह सपोर्ट करता है de-risking ऑफ द प्राइवेट फाइनेंसेस। देन हमें PPP फॉर्मेशन की ज़रूरत है, हमें को क्रिएट करने की ज़रूरत है PPP, और लो अर्ली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, वह एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बन सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। और PPP डेवलप किए जा सकते हैं करेक्टरिस्टिक एंड द नीड ऑफ ऑल एक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। देन हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हमें मोबिलिटी प्रोग्राम जैसे कि स्टाफ एक्सचेंज करने की ज़रूरत है सर्टेन पीरियड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक इफ़ेक्टिव वे हो सकता है जो कि ब्रिज को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकता है, और ये लैंग्वेज को रिकॉन्साइल करने के लिए भी हेल्प कर सकता है, और ये अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प कर सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। देन हमें रिस्क शेयरिंग की ज़रूरत है, जो जॉइंट रिस्क टास्क टेकिंग है वो ज़रूरत है, ये सपोर्ट किए जा सकते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस के द्वारा। ये सपोर्ट करेंगे, स्केल अप करेंगे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसेस। देन हमें जो स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जो रॉबस्ट स्टेक होल्डर हैं वह कंसल्टेटिव प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये PP एम होना चाहिए, और ये डिलीवर कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को और एंड बेनिफिशरीज़ को ड्यूली कंसीडर करके क्लाइमेट फाइनेंस को एड्रेस करें ताकि नीड बेस्ड इफ़ेक्टिवनेस हो सके।
देन एवेल्यूएशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रेटर इंटरेस्ट इन देयर यूज़, और वह हेल्प भी कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सके जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। देन हमें एरियाज़ जो कंसीडर करने की ज़रूरत है ताकि हम पैराडिगम शिफ्ट जो है उसको ज़रूरत है हमें, ताकि हम इंटीग्रेट करें क्लाइमेट रेजिलियंस को पीपीपी पे। देन हमें पॉलिसी अलाइनमेंट की ज़रूरत है लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, हमें सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत है, हमें इन्वायरमेंट को अनेबल करना चाहिए, पीपीपी प्रोसेस को मॉडिफाई करना चाहिए, हमें लिस्क को लेवरेज करने की ज़रूरत है मिटिगेशन प्रोडक्ट से, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस से और नॉलेज से। देन हमें एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है पीपीपी की, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हो सकता है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, तो हम इन्हें पढ़ते हैं अब। यूएन इन्वायरमेंट और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, और IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, बायनियल लैंडमार्क पब्लिकेशन है, जो कि एक्सेस करती है स्टेट को प्रोटेक्टेड जो कंजर्व्ड एरिया है जितने भी पूरी दुनिया में, और ये जो प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया है उसको स्टेट के अंदर, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में भी हो सकते हैं, ये अचीव करने में हेल्प करते हैं कंजर्वेशन आउटकम के लिए। देन जो प्रोटेक्टेड एरिया है वह प्रिवेंट करते हैं स्पीसीज़ की एक्सटिंक्शन को, और एक्सपीरियंस करते हैं लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन प्रेशर देन एक्सटर्नल एरियाज। 2020 एडिशन ने फाइनल रिपोर्ट को प्रेजेंट करा है, स्टेटस ऑफ द आईकई बायोडाइवर्सिटी टू टारगेट 11। ये लुक करती है कि फ्यूचर में वर्ल्ड प्रिपेयर करे एक ऐसी स्ट्रेटजी 2020 के बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जैसे आईके बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे। ये एक पहली सीरीज़ थी, ये डाटा को इंक्लूड करती है और अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर को प्रोवाइड करती है इन एडिशन टू प्रोटेक्टेड एरिया। जो अदर इफेक्टेड एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स हैं, ये कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है एरियाज़ के लिए, जो कि अचीव करने में हेल्प करती है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको कंजर्व करने की बात करती है, एंड जो बायोडाइवर्सिटी है आउटसाइड ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। और ये प्रोटेक्टेड एरिया उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ OACM। ये इस ऑब्जेक्टिव को रिजल्ट करती है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन आउटकम फॉर बायोडाइवर्सिटी। देन हम एक ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में देख लेते हैं। ये 2010 में नगोया में पार्टीज़ थी जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उन्होंने अडॉप्ट की थी। स्ट्रेटेजिक प्लान था ये बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 20 तक। ये एक 10 ईयर फ्रेमवर्क था, ये एक्शन बाय ऑल कंट्रीज़ था, स्टेक होल्डर के द्वारा था कि वह सेफ गार्ड करे बायोडाइवर्सिटी को और बेनिफिट प्रोवाइड करे सेफ गार्ड बायोडाइवर्सिटी का पीपल तक। ये पार्ट था स्ट्रेटेजिक प्लान 2.20। एम्बिशियस टारगेट थे, रियलिस्टिक टारगेट थे, जिसको एक ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे बोलते थे। जो टारगेट 11 था ये एम करता था कि हम कंजर्व करें 17% ऑफ लैंड है और इनलैंड वाटर इकोसिस्टम है, और 10% कोस्टल वाटर और ओशन को 2020 तक। देन हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। रिपोर्ट की फाइंडिंग के अनुसार जो प्रोटेक्टेड एरिया है और OACM का जो एरिया है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 82% जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की और टेरिटरीज़ हैं उन्होंने अपना इंक्रीज़ करा है प्रोटेक्टेड एरिया का शेयर एंड कवरेज जो OACM के अंडर है 2010 से देखा जाए तो 2010 से जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कवर करता है ऑलमोस्ट 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये ऐड हुआ है ग्लोबल नेटवर्क में, और जितने भी एरिया हैं 42% वे ऐड किए गए हैं पास्ट डिकेड में। विद ग्रेटेस्ट ग्रोथ हैज़ बीन इन मेरीन और कोस्टल एरियाज़ में इसमें ज़्यादा देखी गई है। और जो कनेक्टिविटी है प्रोटेक्टेड एरिया में और OACM में वह इम्प्रूव हो रही है, और ये फैसिलिटेट करते हैं जो मूवमेंट होती है स्पीसीज़ की और मेंटेन करती हैं इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को। देन जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं इस रिपोर्ट में इसको देखते हैं।
डाटा, इस पे डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, जो इफ़ेक्टिव कितनी है गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट है प्रोटेक्टेड एरिया और ओईसीएम में, और जो इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है और ओईसीएम है लैंडस्केप में और सीस्केप में और डेवलपमेंट सेक्टर में, ये एक क्रूशियल चैलेंज है जो कि इंश्योर करने के लिए हो सकता है परसिस्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो पर्टिकुलर एफर्ट्स हैं वह नीड ज़रूरत है उनकी, ताकि हम एक्सपेंड करें मैरीन प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया को बियॉन्ड कोस्टल वाटर। एंड देन सजेशन हम देख लेते हैं। हमें ग्रेटर एप्लीकेशन की ज़रूरत है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस और IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया ये हेल्प कर सकते हैं गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड OECM। जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं एंड OECM है वह ग्रेट, उनके पास गवर्नमेंट रजीम्स है जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट बाय इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटी और इन सभी की कॉम्बिनेशन। और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मोर इफ़ेक्टिव नेशनल एंड द ग्लोबल नेटवर्क जो कि रिकॉग्नाइज़ करते हैं रोल को जो प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया अपना अदा कर सकते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और अदर जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं। जो प्रोटेक्टेड एंड द कंजर्व्ड एरिया एक्सपेंशन है वह अचीव हो सकता है अगर हम रिकॉग्नाइज़ करें और अकाउंट करें जो भी एग्जिस्टिंग एफर्ट है इंडिजीनियस पीपल के, बिकॉज इंडिजीनियस पीपल नेचर को समझने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, बिकॉज वो नेचर के साथ रहते हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। सो हमारा ये जो टॉपिक है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 ये हमने पढ़ लिया है। देन हमारा जो टॉपिक होगा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं समझ गई जिंदगी जो मैंने दखा बेड़ा चांदनी हिरदार बारी खाली खाली फर्क रो रहा है मैनू लगता मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है।